मुंबई के पास ठाणे में पुलिस स्टेशन में फायरिंग हो गई है। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर फायरिंग की गई। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ पर आरोप भी लगा है। आपसी विवाद के सिलसिले में हिल लाइन थाने पर गए थे दोनों नेता और फिर फायरिंग हो गई। विधायक पर फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ पर ये आरोप लग रहा है। दरअसल ये आपसी रंजिश का ये मामला, आपसी विवाद सुलझाने पहुंचे थे और फिर देखते ही देखते मामला बवाल में बदल गया और यहां फायरिंग हो गई। महेश गायकवाड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठाणे पुलिस स्टेशन में फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग की आवाज भी, गोलीबारी की आवाज भी आप सुन सकते हैं। लोगों में देखिए कैसे दहशत, जो बाहर खड़े हुए थे। 1 2 3 4 फायर किए गए, उसके बाद 5वां फायर भी किया गया। ठाणे के पुलिस स्टेशन में ये दहशत फैल गई जब फायरिंग सामने आई। और पूरे मामले पर अपडेट है, बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शिंदे गुट के नेता को गोली मारने का आरोप लगा है। कल्याण ईस्ट से बीजेपी के विधायक है गणपत गायकवाड़ और अब गणपत गायकवाड़ को अरेस्ट किया गया है। बीजेपी विधायक गिरफ्तार किए गए हैं। ठाणे से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ गिरफ्तार और इनके ऊपर आरोप था गोली चलाने का। शिंदे गुट के नेता के ऊपर गोली मारने का आरोप है। कल्याण ईस्ट से बीजेपी के विधायक हैं गणपत गायकवाड़। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजीव, बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ कुछ और लोग भी पकड़े गए हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, पूरी घटना जो हुई है वो उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अंदर, जो पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई हैं उनके केबिन के अंदर हुआ है। केबिन के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था। सीसीटीवी कैमरे में इस फायरिंग की तस्वीर भी कैद हुई है और उसके बाद जैसे ही फायरिंग की घटना घटी और 5 राउंड फायर हुआ, जो पुलिस कर्मचारी वहां पर थे उन्होंने गणपत गायकवाड़ को तत्काल हिरासत में ले लिया। देर रात एफआईआर दर्ज की गई है सेक्शन 307 के तहत। कुल 6 लोग थे गणपत गायकवाड़ के साथ में। सभी 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग जब भगदड़ मची फायरिंग के बाद तो वो पुलिस स्टेशन से निकलकर भागने में कामयाब रहे। उन तीनों की तलाश की जा रही है। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है कि दरअसल गणपत गायकवाड़ का ये कहना है कि उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, लेकिन जो शिंदे ग्रुप के नेता है महेश गायकवाड़, उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और लंबे समय से दोनों लोगों की आपसी रंजिश इसी जमीन को लेकर चल रही थी। इसी मामले में पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे और गणपत गायकवाड़ का यह भी कहना था कि आपसी रंजिश में उनके बेटे को भी तकलीफ महेश गायकवाड़ को द्वारा दी जा रही थी और पुलिस थाने में अपने बेटे को प्रताड़ित करने के मामले में पहुंचे थे कि उनके बेटे को किस तरह से महेश गायकवाड़ द्वारा परेशान किया जा रहा है। लेकिन बातचीत में विवाद इतना बढ़ा कि गणपत गायकवाड़ के पास में जो लाइसेंसी पिस्टल था, बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप के तहत गिरफ्तारी हुई है। और वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो चश्मदीद मौजूद थे, उनका क्या कहना है इस घटना को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। के ऑफिस में गोली चलाया गणपत गायकवाड़। मैं अभी क्या हुआ अंदर का अपने को क्या मालूम, अपन बाहर थे। उसके बाद गणपत सेठ गोली चलाया और महेश गायकवाड़ के पास और राहुल सेठ के ऊपर। महेश गायकवाड़ को और राहुल भाई को किधर किधर लगा गोली? राहुल सेठ को इधर लगा, महेश गायकवाड़ को इधर और इधर 5 गोली लगाए। ज्यादा लगा क्या? ज्यादा लगा, 5 गोली लगाए महेश गायकवाड़ को। क्या किया, वहां से उठा के उनको लेके हम लोग हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ। और इस पूरे मामले में विधायक समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों पर धारा 307 में केस दर्ज किया गया है और कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। विधायक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरा विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है और विधायक ने 13 सेकंड में चलाई 5 राउंड गोली। एसएचओ के केबिन में ही विधायक ने गोली मारी। देर रात फोरेंसिक की टीम भी बुलाई गई। इस पूरी घटना को लेकर एसएचओ का केबिन भी सील कर दिया गया है। और आपको दिखाते हैं कि इस पूरी घटना पर ठाणे के डीसीपी का क्या कुछ कहना है। पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था। इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके
साथियों पर गोलीबार किया है, उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। तो देर रात वो हो गया जिसकी आशंका लंबे समय से की जा रही थी। अमेरिका का इराक और सीरिया पर बहुत बड़ा अटैक सामने आया। अमेरिका ने बीती रात बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी इराक पर और 85 ठिकानों पर अमेरिकी विमानों ने बम बरसाए हैं। ईरान समर्थित IRGC कुद्स फोर्स और जो मिलिशिया ग्रुप्स है उसको टारगेट किया गया था अमेरिका की तरफ से। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का अमेरिका ने बदला लिया है। और अमेरिका के हमले में 18 लड़ाके मारे गए हैं। इराक और सीरिया में 7 जगहों पर अटैक हुआ। इराक में 3 और सीरिया में 4 जगहों पर हमला हुआ है। हमले में ईरान समर्थित 26 ठिकाने तबाह हो गए। और इराक सीरिया पर हमलों पर सेंट्रल कमांड का बयान भी सामने आ गया है। मिलिशिया समूह के ठिकाने तबाह कर दिए गए। इंटेलिजेंस सेंटर, रॉकेट और मिसाइल भी नष्ट किए गए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने 30 मिनट तक बारूदी बारिश की है। इराक सीरिया में 125 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए। हमले में मिलिशिया के कई ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। हमले में ईरान समर्थकों को भारी नुकसान हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि इराक के अल अंबार में हमले का वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका का कई मिसाइल से अटैक हुआ है। मिलिशिया समूह के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया गया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने देर रात इराक सीरिया में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इनमें 85 ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और मिलिशियाई ठिकाने तबाह होने की खबर है। अमेरिका की इस विध्वंसक बमबारी में 18 ईरानी लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका के इस हमले को जॉर्डन में 3 अमेरिकी जवानों की मौत का बदला माना जा रहा है। पिछले रविवार को जॉर्डन में ईरान समर्थित आतंकियों के ड्रोन अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी और 80 लोग उस हमले में घायल हुए थे। अमेरिका के इस एक्शन से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका गहरा गई। तो आपको बता दें, देखिए, अमेरिका का हमला हुआ इराक और सीरिया पर। कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई थी ये। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि आगे और इस तरीके के हमले होंगे अगर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का काम इराक और सीरिया ने नहीं छोड़ा तो। और इराक और सीरिया में हवाई हमला हुआ। बाइडेन ने दरअसल हमला शुरू किया। अमेरिकी सेना ने बीती रात हुए हमले में क्या किया है और दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा है, आइए बताते हैं आपको। 85 ठिकानों पर अटैक किया गया। ये टारगेट रखे गए। 125 से ज्यादा बम गिराए गए। 26 आतंकी अड्डे तबाह हो गए। 30 मिनट के अंदर हमले कर दिए गए और नतीजा क्या हुआ? 18 आतंकी मारे गए हैं। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बाइडेन का बदला माना जा रहा है क्योंकि जो जॉर्डन में हुआ, जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद ये आशंका बढ़ गई थी कि अमेरिका इन मिलिशिया ग्रुप्स को टारगेट करेगा और यही किया अमेरिका ने। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भारी दबाव था कुछ कर दिखाने के लिए और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि व्हाइट हाउस हो या पेंटागन हो, वो उसने लगातार इस बात पर काफी मंथन किया कि हम ईरान पर अटैक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जॉर्डन पर जो अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था वो सब कुछ कोऑर्डिनेटेड ईरान से था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने पहले ये तय किया कि अभी हम ईरान की जमीन पर, ईरान के अंदर हमला नहीं करेंगे, बल्कि ईरानी सेना के समर्थित जो दूसरे विद्रोही गुट हैं उन पर हमला करेंगे। और इस तरह से 85 ठिकानों पर इराक और सीरिया पर अटैक किए गए। व्हाइट हाउस का यह भी दावा है कि उन्होंने इराक को पहले इसकी जानकारी दे दी थी,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरान की सरकार के सूत्रों के मुताबिक उन तमाम जगहों से जो हथियार थे या जो वहां पर मिलिट्री पर्सनल थे वो खाली करा दिए गए थे, क्योंकि 2 दिन से ये लगातार कहा जा रहा था कि इन्हीं जगहों पर अमेरिका हमला करेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग की आशंका है उस दिशा में अब ये हमला आगे बढ़ चुका है। अगले कुछ घंटों में कई और हमले होंगे, अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि कई और हमले यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और निश्चित तौर पर मनीष, यानी कि अमेरिका की तरफ से ये हमले रुकने वाले नहीं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, एक और बड़ी खबर ये कि बीती रात अमेरिका ने इराक और सीरिया में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं और अपने दुश्मनों को एक बार फिर से ये बता दिया है कि उन्हें बख्शेंगे नहीं। अमेरिका ने इराक और सीरिया के कुल 7 ठिकानों पर हमले किए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये हमले ईरान समर्थित IRGC कुड्स फोर्स और मिलिशिया समूह के ठिकानों पर किए गए हैं। इससे पहले रेड सी में आतंक मचा रहे यमन के हूती विद्रोहियों पर भी अमेरिका ताबड़तोड़ हवाई हमले कर चुका है और यमन में मौजूद उसके कई ठिकाने भी तबाह हो गए थे। एक और बड़ी खबर है, ईरान की IRGC ने बचाव की पहले से तैयारी कर रखी थी। अपडेट मिल रही है, IRGC को विमानों के उड़ान भरने की जानकारी थी। बम वर्षक विमानों ने अमेरिका से भरी थी उड़ान। भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे ये अटैक हुआ है। हार्मूज की खाड़ी के पास बना रहा है न्यूक्लियर प्लांट। ईरान का दावा है प्लांट में 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है और 4 नए न्यूक्लियर प्लांट ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। ईरान के पास पर्याप्त यूरेनियम मौजूद है। तो देखिए, ईरान भी अब अमेरिका को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान 4 न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है और ये खबर सुनकर के अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ईरान अभी पर्दे के पीछे ही अमेरिका के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन अपने आप को मजबूत करके ये बताने की कोशिश है कि कभी भी वो अमेरिका के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ सकता है। और हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, क्या ईरान इतनी तैयारी इसलिए कर रहा है कि सामने आकर के अमेरिका को चुनौती दे सके? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि खुल करके कभी अमेरिका के विरोध में ईरान सामने नहीं आया है। अमेरिका ने क्या बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज की रात जो हुआ वो अपने आप में ही इस बात को साबित करता है कि आने वाले कुछ समय में कितनी भीषण जंग हो सकती है और दोनों पक्ष उसी की तैयारी कर रहे हैं। ईरान जहां अपने न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने में लगा है, अपने परमाणु कार्यक्रम को वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में वो न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी ईरान की शक्ति का अंदाजा है, इसीलिए उन्होंने ईरान पर डायरेक्ट हमला के बजाय इराक और सीरिया में जो मौजूद ईरानी सेना के ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। लेकिन कमोबेश देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में एक बड़े जंग के लिए पूरी तैयारी हो रखी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं और इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में होने वाली उस जंग का असर पूरी दुनिया पर, भारत समेत 4 न्यूक्लियर प्लांट की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है मनीष कि आगे क्या मंशा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये एक तरह से बहुत बड़ा उबाल लाएगा, कहीं ना कहीं बड़े अटैक की आशंका भी बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। आगे खबरों में बढ़ते हैं और देश की खबरों में वापस लौटते हैं। जम्मू कश्मीर के सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सूरनकोट में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सर्च के दौरान जंगल से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। जम्मू में आतंक की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। देखिए, हथियारों का ये जखीरा मिला है। ऑपरेशन दारा सांगला चलाया जा रहा था सुरक्षा बलों की तरफ से और सेना को ये बड़ी कामयाबी इसमें मिली है। कई हथियारों का जखीरा मिला है सर्च ऑपरेशन के दौरान। तो आतंकी साजिश नाकाम हो चुकी है और सेना जम्मू पुलिस ने दरअसल ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये साझा प्रयास था और ऑपरेशन में सेना के 16 RR की जो 4 टीमें हैं उसे शामिल किया गया था। सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यहां से मिला है। जैसा कि हमने तस्वीरें दिखाई, 1 मोटार, 3 बम, मैगजीन, 1 पिस्टल और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने आतंकी ठिकानों को यहां पर तबाह किया है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल ओडिशा और असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आज ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे।
तो ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। उड़ीसा के संबलपुर में पीएम मोदी करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का सौगात देंगे। खबर है कि लगभग 2:15 पर प्रधानमंत्री 68,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। I'm really excited as our permanent campus will be inaugurated tomorrow and our honorable Prime Minister is coming to inaugurate. It's a very good feeling. इसके बाद प्रधानमंत्री असम के दौरे पर निकल जाएंगे और यात्रा करेंगे। 4 फरवरी को सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगले हफ्ते पीएम मोदी गोवा का भी दौरा करेंगे। 6 फरवरी को 10:30 बजे इंटीग्रेटेड सी सर्वाइकल ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत करेंगे। 10:45 तक इंडिया एनर्जी वीक 2024 की शुरुआत। 2:45 पर विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। देश भर के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक 17-18 फरवरी को होगी। भारत मंडपम प्रगति मैदान में बैठक का आयोजन होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। बीजेपी की इस अहम बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद भी बुलाए गए हैं। सभी मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक में 5,000 से अधिक नेता हिस्सा लेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी मशीनरी को तैयार किया जा रहा है। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रस्ताव पारित होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अधिवेशन बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण के साथ ही समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है। मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। वाराणसी और प्रयागराज जीतने की चुनौती देते हुए कहा कि वो राज्य की 42 सीटों पर खुद अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। এত অলংকার আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी। ममता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। ममता ने चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो बनारस और प्रयागराज में बीजेपी को हरा कर दिखाए। बंगाल और पंजाब की स्थिति अलग है। शायद ये इंडिया गठबंधन की अपनी स्ट्रेटेजी होगी कि वो विपक्ष का स्पेस जो है बीजेपी को नहीं देना चाहते पंजाब और बंगाल में। राहुल की न्याय यात्रा पर भी ममता ने हमला किया और कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी, लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया। हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। खबर दिल्ली से। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आज दोबारा नोटिस देने घर आतिशी के पहुंचेगी। केजरीवाल और आतिशी ने लगाया था बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। और आपको बता दें कि पंजाब के एक और आम आदमी पार्टी के विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दलबीर सिंह टांग को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अमृतसर के बाबा बकाला साहिब की अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक दलबीर सिंह टांग को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। चेक बाउंस मामले में अदालत में पेश न होने के बाद ये आदेश जारी किया गया है। अदालत की तरफ से अमृतसर के थाना ब्यास के इंस्पेक्टर को लताड़ लगाई गई है और विधायक दलबीर सिंह टांग को 17 फरवरी तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया गया है।
संपूर्ण सिंह नाम के एक शख्स की शिकायत के बाद कोर्ट ने विधायक को कई बार समन जारी किया। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दलबीर सिंह ने 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया ब्लॉक की हार के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद कल दिल्ली में जोरदार हंगामा किया। इधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर उनके पार्षदों के वोटों को रद्द किया गया है और चुनाव में मिलीभगत करके हराया गया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की। आपके विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आप कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इधर जेएमएम के स्थापना दिवस के दिन राज्य की कमान चंपई सोरेन ने संभाल ली। उन्होंने हेमंत सोरेन के कामों की सराहना की। 2 दिन के राजनीति पशुपश के बीच चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम और आरजेडी नेता सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें 5 फरवरी तक बहुमत साबित करना है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के 38 विधायकों को खरीद फरोख्त की आशंका के बीच हैदराबाद भेज दिया गया है। चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सोमवार को विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया। इधर शपथ ग्रहण के बाद चंपई सोरेन पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल में डालने से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जो शोषण के खिलाफ में लड़ाई लड़ा है, हम सबों को है अपना पैर में खड़ा होकर संघर्ष करने को सिखाया है। उस आदर्श को भाजपा जैसा राजनीतिक दल नहीं मिटा सकता, ये मेरा चुनौती है। इधर झारखंड में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के एंट्री से गहमागहमी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के बाद पाकुड़ के रास्ते झारखंड पहुंची, जहां राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी उनकी रैली को संबोधित करने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ चंपई सोरेन ने भी राज्य के ताजा हालात को लेकर चर्चा की। हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सहयोगी दलों ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। खबर है कि राहुल गांधी 2 दिन गोंडा में रहेंगे। इस बीच वो देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। इसे लेकर बीजेपी नेता और मंदिर के ट्रस्टी निशिकांत दुबे ने धाम के पांडों को बाबा की चांदी की मूर्ति देने, हिंदुत्व की रक्षा की अपील करने को कहा है। हिंदुत्व की रक्षा करिए, जो राम मंदिर बना है उसका दर्शन करिए। बाबा का दर्शन करने आए हैं तो मन से दर्शन करिए। हम सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान हैं। हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 26% हो गया। तो हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आप कोई काम करिए, नहीं तो इस पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रास्ते झारखंड में प्रवेश के दौरान, एंट्री के दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा के काफिले में एक हादसा हो गया। मामले में 2 ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बीरभूम के मुराराई की ये तस्वीर है, जब राहुल गांधी के काफिले की एम्बुलेंस ने एएसपी और एसओ की कार को टक्कर मारी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इसके बाद 3 कार के साथ 2 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सुरक्षा बलों की झड़पें हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और मामले को शांत किया। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल 5वां दिन था। माध्यमिक परीक्षा शुरू होने के कारण वीरभूमि जिला पुलिस ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी। इस वजह से राहुल गांधी, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी ने बिना किसी बड़ी भीड़ के करीब 55 किलोमीटर तक मार्च किया। लेकिन बताया जाता है कि दोपहर के बाद जब काफिला खाने के लिए रुका, उस जगह पर पुलिस और केंद्रीय सेना की जवानों की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के लिए रवाना हो गई। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन के बीच जीतन राम मांझी ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 मंत्रालय से कम पर वो नहीं मानेंगे। मांझी ने कहा कि महागठबंधन के सीएम पद को उन्होंने एनडीए के लिए ठुकराया है। 5 फरवरी को नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ी भूमिका की मांग करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी को पैसे और पद के लिए नहीं तौला जा सकता है, इसलिए वो एनडीए के साथ है
उन्होंने कहा कि 44 सालों से राजनीति में हूँ। अब तक सुबह में शपथ होती थी और शाम में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाता था, लेकिन देरी होने से मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं कुछ है। हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया। और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैबिनेट के विस्तार को लेकर जो भी उचित निर्णय होगा वो लेंगे। कैबिनेट फॉर्मेशन पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और ये एक ऐसा मसला है जिसमें पार्टी के आधिकारिक बयान का कोई मतलब नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक लोकसभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि वो हर मस्जिद को छीनना चाहती है। लोकसभा के अंतरिम बजट पर चर्चा के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी में कोर्ट पूजा के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को DDA की तरफ से गिराए जाने का मसला उठाया। रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? और हमें अफसोस की बात यह है कि अभी उस पर अदालत ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ और दूसरे पक्ष ने उसको लीक आउट कर दिया, तो सिर्फ समाज में उथल पुथल पैदा करने के लिए। ये बहुत गलत बात है। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज के उर्स पर रोक लगाए जाने को लेकर कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इस मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने कोर्ट में याचिका दायर की है। 4 फरवरी को होगी ताजमहल मामले की सुनवाई। आगरा के ताजमहल में शाहजहां मुमताज के उर्स की तैयारी जो 6 से 8 फरवरी को लगाया जाना है। इस बीच इस उर्स पर प्रतिबंध की मांग उठी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से एक कमेटी ने सूट फाइल किया कमेटी के खिलाफ। उसमें ये ताजमहल में उर्स किया जाता है तो बिना किसी अनुमति के किया जा रहा है, उसको रोका जाए, इस बात के लिए सूट फाइल किया गया। मामले की सुनवाई एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट 4 में 4 मार्च को होगी। डिवीजन कोर्ट में उर्स कमेटी को नोटिस तामील करने का आदेश दिया है। अगर कोई बात दायर किया गया है उर्स न मनाने के लिए तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इस तरह के वादों से यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है और बिना किसी जांच के, बिना किसी आदेश के कोई उर्स बनाया जा रहा है, तो न्यायालय में जो मामला आ गया, सब जुडिस हो जाने के बाद में उर्स का आयोजन नहीं होना चाहिए। और हिंदू पक्ष ताजमहल को शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी नहीं बल्कि अपना शिव मंदिर ताजो महालय होने का दावा करता रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा है कि वो 2012 से ही प्रशासन को ज्ञापन के जरिए अर्जी लगाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। ये बिल्कुल संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, दो तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इतिहास के पन्नों में तो लिखा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, सच्चाई सामने आएगी। अभी तो हमने इसके खिलाफ याचिका दायर करी है। माननीय न्यायालय से हमारी मांग है कि जहाँ जहाँ सर्वे की मांग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सर्वे होगा और जहाँ जहाँ खुदेगा वहाँ हमें मिलेगा। क्या मांग है? हमारी मांग ये है, अगर सब निकलते हैं उसके अंदर तो वो तुम्हारे, और सिर्फ निकलते हैं तो हमारे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर इनने ये जो लगाते हैं इसको नहीं रोका गया तो 3 दिन बाद ये जो लगाने वाले हैं, या तो इनको बंद किया जाए, प्रतिबंधी लगाई जाए, यानी फिर हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। और अगर यहाँ से सड़क से लेके न्यायालय तक और न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम इसकी मांग करते हैं। आने वाली समय में न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है। आज उन्होंने मंजूरी दे दी है, यानी कि अपील करी है हमने। आने वाली समय में हम सर्वे करने की मांग करते हैं कि सर्वे कराई जाए। जो अगर सच में ही जो इनका लिख ले, जैसा अभी सौरभ भाई ने कही, तो वो ये ले ले, और हमारे सिर्फ लिख लें तो हमको दे दिए।
और मालदीव्स में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने के मसले पर भारत और मालदीव के बीच दूसरे दौर की बातचीत कल दिल्ली में हुई। मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिक 10 मई 2024 तक भारत वापस लौट आएंगे। इसका पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2 और प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश चले आएंगे। भारत के 80 सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। ये नॉन मिलिट्री अलायंस में वहां की सेना की मदद करते हैं। मालदीव में चीन पस्त राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजी चाहते हैं कि भारत अपने सैनिकों को अपने देश वापस बुला ले। इसके लिए उन्होंने 15 मार्च 2024 डेडलाइन दी। मीटिंग के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर कहा कि दोनों देश ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए साथ काम करने पर सहमति जताई है। इसके तहत ये व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाएगी कि मालदीव में इंडियन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मालदीव सहायता और मेडिकल इमरजेंसी में वहां के लोगों की मदद करते रहें। बातचीत का तीसरा दौर मालदीव की राजधानी माले में होगा। इसकी तारीख फिलहाल तय नहीं है। भारतीय नौसेना की वापसी के मुद्दे को हल करने के लिए दोनों देश ने कोर ग्रुप भी बनाई है। INS संध्याक थोड़ी देर बाद विशाखापट्टनम में कमीशन होने जा रहा है। समुद्र में निगरानी को और मजबूत करेगा INS संध्याक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS संध्याक पर मौजूद हैं। इस वक्त बोफोर्स गन इस पे लगी हुई है। चेतक हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकता है INS संध्याक। अलग अलग बुक्स के माध्यम से खुद से ही अपनी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ कर देता है। यानी कि उम्र में बड़े होने पर वो अपने पालन पोषण तथा अपनी शिक्षा दीक्षा का ख्याल खुद करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद एक तीसरी स्टेज भी आती है जिसमें वह बच्चा पूर्ण वयस्क हो जाता है, यानी एडल्ट हो जाता है। उस स्थिति में वह अपनी क्षमता से दूसरों को शिक्षा देना प्रारंभ करता है। समाज में शिक्षा का वही बच्चा प्रचार और प्रसार भी करता है। कहने का अर्थ यह है, पहला स्टेज हुआ दूसरों पर निर्भर होने का, दूसरा स्टेज हुआ आत्मनिर्भर होने का, और तीसरा स्टेज हुआ अपनी आत्मनिर्भरता के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करने का। साथियों, ठीक यही चीज किसी देश की सुरक्षा के मामले में भी देखी जाती है। जब कोई देश अपने विकास के शुरुआती चरण में होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, चाहे वह किसी संधि के माध्यम से या फिर हथियारों के आयात के माध्यम से वह दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहे। लेकिन जैसे जैसे विकास के क्रम में वह देश विकसित होने की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे उस देश के अंदर वह क्षमता आने लगती है कि वह अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम हो जाता है। और इसके बाद हमें तीसरी स्टेज भी देखने को मिलती है, जब वह देश इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह अपनी सुरक्षा तो करता ही है, साथ ही साथ अपनी फ्रेंडली नेशन की सुरक्षा करने में भी वह सक्षम हो जाता है। साथियों, पहले स्टेज से तीसरे स्टेज तक पहुंचने में हमें कई सारे परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। INS संध्याक को लेकर बोल रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, अब आपको हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की 8 तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। हरे पेड़ पौधे भी सफेद हो चुके हैं। बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटकों ने बर्फ से खेलकर खूब आनंद उठाया है। और एक बार फिर 3 से 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर की घाटियों में भारी बर्फबारी हो रही है, भारी स्नोफॉल हो रहा है। विदेशी पर्यटकों को भी बर्फबारी लुभा रही है। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग की वादियां हैं। बर्फबारी से पहाड़ों की चोटियां ही नहीं बल्कि पेड़ भी सफेद चादरों से ढक गए हैं। जहां तक देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पहाड़ों की खूबसूरती बर्फ से बढ़ गई है। पर्यटकों को भी क्या चाहिए, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी है। उनकी मुंह मांगी मुराद जैसे पूरी हो गई है। गुलमर्ग जन्नत जैसी नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। स्कीइंग के लिए वो गुलमर्ग पहुंचे हैं। इधर बर्फबारी की वजह से जम्मू शहर का संपर्क कई इलाकों से टूट गया है। लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। हम कल के फंसे हुए हैं यहाँ पे, तो अभी हमने पूछा है पुलिस वालों से कि कब ओपन होगा। कहते हैं अभी तक कुछ पता नहीं है, तो कब तक ओपन होगा।
तो टाइम लग सकता है, अभी पता नहीं है कि आज भी हम जहाँ ही शायद फंसे रहेंगे। लोगों से यही मैसेज देने कि सेफ जगह बैठो, जब तक कोई एडवाइजरी नहीं आएगा छोड़ने का, तो जो ही हमें मौका मिलेगा छोड़ने का तो हम छोड़ेंगे।